नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे ना नेता ना पैसा, फिर चुनाव कैसा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल इस दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले ही तमाम विपक्षी दलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल विपक्षी दलों के सामने आर्थिक चुनौती और कार्यकर्ताओं का टोटा सामने आ गया है। आलम यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। हालात ये है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के 19 विधायक, कई जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और निकाय प्रमुख होने के बावजूद अपने सबसे बड़े क्राउड फंडिंग अभियान में उम्मीद से कम चंदा मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी फंड जुटाने के लिए कांग्रेस ने 28 दिसंबर को डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया था। पार्टी के 138वें स्थान पर शुरू इस अभियान के तहत कांग्रेस ने आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से न्यूनतम 138 से लेकर अधिकतम 1,38,000 रुपए तक चंदा देने की अपील की थी। हालांकि इसमें कोई खास सहयोग नहीं मिला, जिसके बाद पार्टी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए भी चंदा जुटाने के लिए कहा। इस तरह का दूसरा अभियान शुरू किया है, लेकिन दोनों अभियान को उत्तराखंड में उम्मीदों के मुताबिक सहयोग नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार पार्टी को डोनेट फॉर देश अभियान में अब तक 13,08,000 रुपए, जबकि डोनेट फॉर न्याय यात्रा के लिए महज 11,99,000 रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस की आर्थिक कमजोरी का असर पार्टी के कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं पर भी पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। सीएम धामी के रोजाना ऐसे रोड शो हो रहे हैं जैसे कि मानो कल ही आचार संहिता लगने वाली हो। वहीं उत्तराखंड भाजपा की तैयारियों को केंद्र का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह भी इसी माह उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम दिग्गज केंद्रीय नेता भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कार्यकर्ताओं के टोटे और आर्थिक तंगी से लड़ रहा विपक्ष कैसे भाजपा की जीत के रथ को रोकने का दावा कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव के लिए समय कम है। उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल चुनाव को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। विपक्षी दल एकजुटता के साथ भाजपा की जीत के रथ को रोकने का दावा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों की चुनौती कम नहीं हो रही। विपक्षी दल एक तरफ जहां कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो वहीं इसका असर विपक्ष के कार्यक्रमों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा रोजाना चुनावी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महिला सम्मेलन, गांव चलो अभियान के साथ ही तमाम कार्यक्रम चलाकर चुनाव में जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का दावा है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने राज्य में अग्निवीर योजना को लेकर अभियान चलाकर राज्य के युवाओं को आगाह करने का फैसला लिया है। जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के अभियान से जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने की तैयारियों में लगी हुई है। 3 चरणों में हमारा अभियान है, जिसमें पहले तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके पैम्पलेट्स करवाएगा, स्टिकर्स लगाएगा। पैम्पलेट्स हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं, इसका कलर प्रिंट हमारे पास आ चुका है और ये पैम्पलेट्स है जिसको लेके हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा। उनका पूरा यहाँ पर ब्यौरा उनका आएगा, विद मोबाइल नंबर आएगा, OTP आएगा। इसके साथ साथ इसको ऐप के माध्यम से भी इसको फिल किया जाएगा। और दूसरे चरण में हम लोग जो है वो गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो अग्निवीर के जो हमारे साथी हैं जो आर्मी की ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे थे, उन साथियों के साथ मिलकर ये प्रदेश में अपना विधानसभा वाइज कार्य करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का उत्तराखंड प्रवास, विभिन्न रैलियां भी वो संबोधित करने वाले हैं और इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके भी प्रवास उत्तराखंड राज्य में लोकसभा स्तर पर लगने वाले हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विपक्षी दलों के नेताओं को IT, SIT, ED और CBI से डराकर अपने पाले में शामिल कर रही है, वहीं धन बल से छोटे दलों को, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर के अपने साथ मिला रही है। जाहिर सी बात है कि धन बल और प्रशासनिक जो उत्पीड़न है उसके बल पे भारतीय जनता पार्टी
लोकतंत्र का हनन कर रही है, जबकि उसके मुकाबले जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, अन्य क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास ना तो इतना धन और संसाधन है और ना ही उनके पास ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जो भयादोहन कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी केवल भयादोहन और धन के प्रलोभन के स्वरूप जो है लोकतंत्र का अपहरण करना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं एक बार फिर भाजपा जीत की हैट्रिक को लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सांगठनिक कार्यक्रमों के साथ ही प्रदेश भर में मुख्यमंत्री धामी के रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव से पहले राज्य में कई केंद्रीय नेताओं का भी दौरा तय है। बताया जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह भी इसी माह उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम दिग्गज केंद्रीय नेता भी उत्तराखंड दौरे पर हैं, जबकि विपक्ष को ना तो केंद्रीय नेताओं का सहयोग मिल रहा, ना ही विपक्ष की आर्थिक स्थिति भव्य कार्यक्रम को कराने में सक्षम दिख रही है। आलम यह है कि कांग्रेस का डोनेशन अभियान भी फ्लॉप साबित हुआ है। साख का सवाल होता है, क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, उनके प्रति जो अविश्वास है, वो इस कदर हो गया, जो प्रतिबिंबित कर रहा है डोनेशंस पर, यानी चंदा, उनको आर्थिक सहायता। उन्होंने पूरी ताकत लगानी, लेकिन लक्ष्य से वो बहुत दूर हैं। तो इसलिए जब अविश्वास हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी नेतृत्व के प्रति, किसी संगठन के प्रति, तो जनता फिर जो है वो उनके प्रति उदासीन हो जाती है। तो उदासीन हो गई है जनता। इससे आप समझ सकते हैं कि अब उनको कोई चंदा देने को भी तैयार नहीं है। तो उनकी यह हालत पे हमको तरस भी आ रहा है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो देश जो है लोकतंत्र बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो डोनेशन फॉर इंडिया कैंपेन है वो अभी चल रहा है और पूरे प्रदेश का जो डाटा है वो अभी तक जो है पीसीसी को उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्वैच्छिक है। जिसकी इच्छा है, जो राहुल गांधी जी के न्याय की यात्रा से प्रभावित है, जो राहुल गांधी जी के संघर्ष से प्रभावित है, जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है और जो चाहता है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत हो। वो डोनेशन फॉर इंडिया कैंपेन के तहत स्वैच्छिक जो है दान कर रहे हैं और ऐसे कई लोग मेरे पास प्रतिदिन आ रहे हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी को सहयोग कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है, फिर वो चाहे महिलाओं की रैली हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के नाम से हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को आर्थिक संकट से जूझती हुई कह रही है, उनके बड़े नेता आर्थिक रोना रोकर चुनाव से भाग रहे हैं। हम इश्यूज को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से जनता इस बात को समझ रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड का विकास नहीं किया है, इनको उत्तराखंड से बाहर करना है, मुझे लगता है इस बार लोकसभा में बड़े अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है और यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम तेज हो गए। लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष के सामने आर्थिक कमजोर स्थिति और कार्यकर्ताओं के टोटे ने विपक्षी दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी समेत तमाम विपक्षी दल इस समस्या से जूझ रहे हैं। वही भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क कर उन्हें अपनी पार्टी में लाकर विपक्ष को और कमजोर कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि बिना धन और कार्यकर्ताओं के विपक्ष कैसे भाजपा को चुनौती दे पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आगे हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात दी है नितिन गडकरी ने। और पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमस्तुते। ये दीप है हमारी आशाओं का, हमारी आकांक्षाओं का। जब 60 साल के बाद उसकी कमर टूट जाती है, जब उसका आंखें नहीं सुनती। शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी। अक्सर हम पूछते थे, मैंने जाने के बाद कई बार मैं मीटिंगों में गया तो मैंने पूछा कि ये सीमांत क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई। तो बोले कि पहले की सरकारें ये सोचती थी कि जो है अगर सड़क बनाएंगे तो दुश्मन जो है उस सड़कों से चलकर हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। अरे भाई, हमारी देश की सेना
हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से साहसी रही है, हमेशा से पराक्रमी रही है। आखिर सेना को भी इतना शक करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे सैनिकों ने हमेशा जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आई है, किसी ने मुंह खोलने का, मुंह से हमारी ओर देखने का प्रयास किया है, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने हमेशा किया, देश की आजादी से लेकर आज तक। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास के नए युग का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जो संकल्प, जो स्वप्न हमने उत्तराखंड के देखे हैं, उसको हम पूरा करेंगे, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं, हमारी पूरी सरकार निरंतर रूप से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। हमने कई ऐसे मुद्दों का निस्तारण किया है जिनको पहले के समय में दरकिनार कर दिया गया था। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है विधानसभा के अंदर पारित करके आप सब ने, जिसके लिए हम सबको यहाँ सरकार में भेजा था, सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है, उस वायदे को निभाने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, उद्योगों पर भी बल दिया जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी, 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और 3,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हमारे साथ उन्होंने निवेशकों के निवेशों के करार किए हैं। आने वाले समय में वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे और अभी तक 46,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं वो धरातल पर भी उतर गए हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर नए शहरों को बनाने का भी काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, आज साल भर चलने वाली यात्रा हो, अनेकों देश दुनिया के लोगों का आवागमन उत्तराखंड में जिस तेजी से हुआ है, उन सभी स्थितियों को जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आधारभूत संरचना को डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, उस प्रकार से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तराखंड एक नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने जो विकल्प नहीं संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यह भी, आज जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा हरिद्वार में अनेक योजनाएं, उनका भी यहाँ पर साथ साथ आज लोकार्पण हुआ है। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक के समीप स्पोर्ट जोन का विकास एवं उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के फ्लाईओवर के नीचे जो रिक्त स्थान पड़े हैं, उन पर अतिक्रमण हो जाता था, उनको स्पोर्ट जोन के रूप में विकसित किए जाने का काम भी इस योजना में किया गया है। इसके साथ साथ हरिद्वार में ऊंची शिव मूर्ति के समीप केबल ब्रिज पर डायनामिक स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है और इसके सौंदर्यीकरण होने से पौराणिक विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर प्रत्येक दिन जो मां गंगा की आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर मां गंगा जी की आरती के साक्षी बनते हैं। केबल ब्रिज पर डायनेमिक स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण किए जाने से निश्चित रूप से आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति होगी और एक अच्छा अनुभव वो हमारे उत्तराखंड से लेकर जाएंगे। मैं इसके लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही अभी मदन कौशिक जी बोल रहे थे, आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे और इससे पहले कुमाऊं क्षेत्र की भी 2200 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का आज हम शिलान्यास, आपने वहां पर भी शिलान्यास किया है। तो आप ऐसे भारत सरकार के ऐसे मंत्री हैं, ऐसे राजनेता हैं, वास्तव में आपसे हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप पहले से ही जो है हमारी क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पहले ही स्वीकृति कर देते हैं और आप जान जाते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता है, वो पहले ही आप उसके लिए जो है हमको हाँ कर देते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर
जो हमारा इतनी सारी योजनाएं आज देहरादून हरिद्वार का जो हमारा दूधाधारी फ्लाईओवर है चालू हो जाने से आपने इसका लोकार्पण कर दिया है, बहुत यात्रा आसान हो जाएगी। साथ में ये जो एक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाली फॉर्म से ढालवाला तक 4 लेन एलिवेटेड जो विकास का कार्य है, निर्माण का कार्य है, ये ऋषिकेश जाने में लोगों को अत्यधिक समय लगता है। अगर इसका निर्माण कार्य हो जाएगा तो ये बहुत आसान लोगों की यात्रा हो जाएगी। मैं इसके लिए अनुरोध करता हूं। साथ में मोहकमपुर फ्लाईओवर से अजबपुर फ्लाईओवर जो देहरादून का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 है, इसमें 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा देहरादून में शहर में प्रवेश के लिए 4 लेन एलिवेटेड रैंप का अगर निर्माण कार्य हो जाएगा तो जोगीवाला से अजबपुर तक लगने वाले जाम के कारण जो यात्रियों को परेशानी होती है, उस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचएल रानीपुर के रोशनाबाद कुड़कावाला बिहारीगढ़ राज्य मार्ग संख्या SH 70 पर अन्नेकी के निकट। और यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं को जिस तरीके से धार केंद्र की तरफ से दी जा रही है, उसका जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए। और बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। तमाम राजनीतिक दल इस दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। दरअसल विपक्षी दलों के सामने आर्थिक चुनौती और कार्यकर्ताओं का टोटा है। आलम यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरछाड़े जी प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आप पूर्व प्रदेश प्रवक्ता। पीसी थपलियाल जी यूकेडी वरिष्ठ नेता। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हम मंजू त्रिपाठी जी आपके साथ ही करना चाहेंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ भी अब कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे बीजेपी से निपटेंगे या कैसे बीजेपी को करारी शिकस्त देने का जो दावा कर रहे हैं वो कैसे सफल हो पाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है, पैसा नहीं है, तमाम चीजें देखने को मिल रही। चुनाव जो है खाली पैसों से नहीं लड़ा जाता है। चुनाव दिल से, दिमाग से और मुद्दों पर लड़ा जाता है। और ये 138 वर्ष पुरानी हमारी पार्टी है। हम प्रतिदिन, जब हमारे पास तब भी कुछ नहीं था, जब हमने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए अपनी शहादतें दी थी, हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। गांधी जी एक लाठी लेकर इस देश को गांधी जी ने आजाद कराया। तो ऐसा नहीं है कि पैसों से ही मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मंजू जी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पैसा ना होना राजनीति में कितना दुखद है, ये आप यूकेडी के प्रवक्ता से पूछ सकती हैं। वो खुद कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आर्थिक की वजह से कहीं ना कहीं यूकेडी आज सक्षम नहीं है। जरूरत नहीं है, पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। हमारे पास जनता है, 138 साल पुरानी पार्टी है। हम शिद्दत से लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दों पे लड़ेंगे। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, महिला सुरक्षा हो गई, सैनिकों की पुरानी पेंशन जो बहाली है उसके लिए लड़ेंगे। और जनता हमें सपोर्ट करेगी और जनता हमें चंदा देगी। ऐसा नहीं है कि जनता हमें नकार रही है। जनता हमें अपना आशीर्वाद जरूर देगी अगर हम उनके हित के लिए लेंगे। आज जो ये पार्टी है जिसको विष फैलाने का जो काम कर रही है, आप जिन नेताओं की बात कर रहे हो भ्रष्टाचारी कहते हैं जी कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस ये है। ये लोग तो उन्हीं की गोद में या तो बैठ जाते हैं या उनको अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसके बाद भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो है हमें जो है हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें जरूर अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। मंजू जी देखिए, आपने कहा कि हम मुद्दों पर बात करेंगे, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सबके रिएक्शंस इस पर ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। नवीन पिरछाड़े जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मंजू त्रिपाठी जी कह रही हैं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है और समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। नवीन पिरछाड़े जी आप मंजू जी सही कह रही हैं कि कांग्रेस 138 साल पुरानी है, 1947 से भी पहले की पार्टी है और अब आजादी के 70 साल बाद देश को
देश की जनता को ये लगने लगा है कि आजादी से पहले कांग्रेस की शुरुआत करने वाले लोग कौन थे और कांग्रेस पार्टी किसने बनाई, तो लोगों की समझ में आ चुका है कांग्रेस आज जनाधारहीन हो चुकी है। जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। पैसा बाद की बात है, सही बोल रहे हो, पैसा सब कुछ नहीं है। अगर जनता होती है तो पैसा भी हो जाता है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद अपने आप में पैसा होता है। जनता ही सब कुछ लगाती है। अगर आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देख रहे हैं तो अगर धामी जी के कार्यक्रमों में इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो वो जनता अपने घरों से फूल भी लेके आ रही है, अपने घरों से अपने किराए पर वो वहां पर आ रही है। तो जनता का जब जनाधार आशीर्वाद होता है तो सब कुछ संभव हो जाता है लोकतंत्र में, और अगर जनता ने नकार दिया जाता है तो सब कुछ असंभव लगने लगता है। ये आज हालत कांग्रेस के प्रति हो गई है। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है तो अब आप देखते हैं इनके बड़े नेता प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने रामलीला ग्राउंड से कहा था कि हमें इस प्रकार के कार्यकर्ता चाहिए, तो उसको सुनने के बाद जो कांग्रेस के 2-4 कार्यकर्ता बचे थे वो भी छिटक गए हैं और राहुल गांधी जी बिस्किट खिलाते फिर रहे। तो इनको समझ में आ गया है कि अच्छे कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। इनके बयानबाजी भी इस तरह से होने लग गई कि यहाँ रहने लायक नहीं है। इसलिए लोग आज भारतीय जनता पार्टी की नियति और नेतृत्व को देखकर जो उसका आकर्षण है उससे आकर्षित होकर खुद अपने आप चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऑफिस नहीं जा रही है, किसी को बुला नहीं रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है और उसमें सहयोग देने के लिए अच्छे लोग सभी आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है। विपिन खन्ना जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे जिस तरीके से का ये घटनाक्रम है? यशी जी, ये बात बिल्कुल सही है और जायज है कि जो विपक्षी दल हैं वो धन से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को इतना ज्यादा महंगा कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्योगपति मित्रों को देश के संसाधन बेचने के बाद उनसे चंदा वसूली उनके लिए आसान हो गई है, क्योंकि जो भी देश के संसाधन बिक रहे हैं वो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनको ये बेच देते हैं। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो किसी को धन दिखाकर, किसी को सत्ता की हनक दिखाकर साम दाम दंड भेद जो अब आपकी पार्टी में आ जाएगा वो साफ है, और जो नहीं आएगा उसके लिए रास्ता जेल का है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के बल पे, अपने धन के बल पे लोगों को एकत्रित कर रही है। ठीक है, आज आपका समय है, ठीक है, आप धन बल दिखा रहे हैं, ईडी किसी के पीछे छोड़ते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ते हैं, कहीं कोई जांच एजेंसी छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को परेशान करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और सही बात है, विपक्षी दलों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चुनाव में इतना अधिक पैसा खर्च कर सके, और भारतीय जनता पार्टी के पास यथार्थ पैसा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने नोटबंदी में भ्रष्टाचार किया और बहुत से ऐसे इनके किस्से हैं जिनपे इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और इनके जो उद्योगपति मित्र हैं जो इनको खुले हाथों से चंदा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आएगी, जितनी बार सत्ता में आएगी, तब तक देश के संसाधन बेचकर उनकी जेब, जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनकी जेब को भरने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन बहुत हैं पैसा एकत्रित करने के, क्योंकि जो आराम से दे दे वो ठीक है, नहीं तो सत्ता के बल पर उनसे वसूली करना भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से आता है। और जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं डराकर। विपिन जी वापस आते हैं आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। नेता ना पैसा फिर चुनाव कैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पीसी दपलाल जी का रुख करना चाहेंगे हम। पीसी दपलाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैंने जैसे कि अभी पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है, और आपने खुद कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि यूकेडी में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ना उठ पाने का एक कारण रहा है वो कहीं ना कहीं पैसा भी रहा है। एक्चुअल में राजनीति का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले राजनीति जन सेवा का सबसे बड़ा उच्च प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति पूरी गैंगी राजनीति में परिवर्तित हो चुकी है। और जिस तरह से अभी मैडम त्रिपाठी ने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि हमने इस देश में ऐसे नेताओं को भी उठते देखा, जैसे केजरीवाल जी ने केवल 10 साल के अंदर अपनी पार्टी को सीधा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी
बना दिया, ये हमने अभी देखा। उन्होंने पूरे अपने दम पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में खत्म करते हुए पंजाब भी ले लिया और गुजरात और गोवा में भी अपने विधायक खड़े कर दिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारे पास अगर सही नेतृत्व हो तो आज हम प्रशांत किशोर को देख रहे हैं कि किस तरह से वो जनता के बीच में जाकर एक चुनौती खड़ा कर रहा है। वो भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि धन बल सब कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरी जो एक प्रकाष्ठा होती है, जो एक राजनीति का एक नियम होता है, एक आदमी का एक स्वरूप होता है जनता के बीच में, उसको खत्म कर दिया है। और हाल में ही अभी जिस तरह से परसाली जी ने कहा था कि साहब जनता फूल लेके घर से आ रही है, हाय राम राम। मैं अभी अपने पौड़ी में देखा था कि महिलाएं किस तरह रो रही थी, किस तरह से डीएमओ को ऑर्डर दिया जा रहा है आजकल कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को, सरकारी कर्मचारियों को जो भाड़ में जाए कामकाज, सीधा सीधा मुख्यमंत्री की रैलियों में लाओ। देखो जिस तरह से किया जा रहा है कि वो पूरा उसका पर्दाफाश पूरे पौड़ी जिले में हुआ। आज हरिद्वार में आप ये सोच रहे हैं कि लोग अपने आप आए, बिल्कुल नहीं, ये सब डीएम ला रहे हैं। डीएम को काम दे दिया गया तो विपक्ष भी अछूता नहीं है ना थपलिया जी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हाल थोड़े है। विपक्ष की भी रैलियां होती हैं तो कौन कौन लोग आते हैं मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की जरूरत है। जी मैडम, लेकिन मैक्सिमम पौड़ी में तो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं रो रही थी कि किस तरह से उनको लाया गया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सूद बेशर्मी की हद पार करते हुए जिस तरह से क्रिमिनल को भी छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ पे देखिए आप जेल में, सुंदरवाला जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल उन्होंने छोड़ दिए, और इसलिए छोड़े कि भाई तुम दो और जाओ मत, किस तरह का उन्होंने कर दिया। कहीं छापा मार रहे हैं तो उस पैसे को भी पार्टी, क्योंकि ये संगठित गैंग के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये गैंग बहुत मजबूत बनता जा रहा है। और ये जिस तरह गैंग में गैंग लीडर होता है उसी तर्ज में डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, एक संगठित होकर काम करने वाली बात नहीं है। सिंगल मैन लीडरशिप, इतना बड़ा देश और सिंगल मैन लीडरशिप, चाहे वो कतार से नेवी के अफसरों को जेल से छुड़ा रहा हो, चाहे अभिनंदन पाकिस्तान से छुड़ा। क्या नौटंकियां हम इस देश की देख रहे हैं। केवल वो भगवान जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है, किस तरह मेरे देश को बेचा जा रहा है, किस तरह से वोट के खातिर सब कुछ दांव में लगाया जा रहा है। ये अभी जनता नहीं जानती। जनता भोली भाली होती है, और उस जनता को गुमराह करते हुए जो खेल खेला जा रहा है वो देश हित में, राज्य हित में, समाज हित में नहीं है। ये हमारी चिंताएं हैं, हमारी चिंता। हम समाज को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज को समझते समय लगता है। यही देखिए आप, यही प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्योंकि जब कभी अति हुई है इस देश में तो बिहार दिशा देता है। मैं सच में चाहे जेपी नारायण जयप्रकाश जी का आंदोलन रहा हो, चाहे मंगल पांडे की गोलियां अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो, और चाहे आज प्रशांत किशोर, हम सबको दिशा दे रहा है कि इन ताकतों को कि 70 साल में इस देश का क्या हाल हुआ है। आप विदेश की राजनीति देखिए, बाहर के विकसित देशों की राजनीति देखिए मैडम, वहां सर्वोच्च हर सिटीजन का वहां कदर है। और मेरे देश में हम जानवरों की तरह जी रहे हैं, वापस आते अपने बल पे जी रहे हैं, हमारा कोई नहीं है। हमारी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी कैसे देख रहे हैं, ना पैसा ना नेता, कैसा चुनाव? और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मंजू जी ने कहा कि हमारे पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, तो क्या मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ा जा सकता है, या बीजेपी वाकई इन तमाम चीजों को पार करते हुए काफी एक अलग क्राइटेरिया बनाते हुए नजर आ रही है? यशी जी देखिए, पहले तो मैं एक बात कह दूं कि हम उत्तराखंड की जो जनता है उसको बहुत जागरूक मानते हैं, और उत्तराखंड की जनता ने हमेशा धाराओं से विपरीत जाकर मतदान किया। जब किसी को उम्मीद भी नहीं होती थी उस टाइम वो ऐसे उम्मीदवार को जिता के भेज देते थे जिसके बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता। अब अगर हम उस जनता को ही ये समझे कि वो नासमझ है, बेवकूफ है, तो मेरे ख्याल से हम गलती पर है, वो जनता गलती पर नहीं है। जनता को जो सामने दिख रहा है
जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। ये ठीक है कि 5 साल तक वो चुप रहते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब अवसर मिलता है तो वो मौका नहीं छोड़ते अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने का। अब वो वोट किसको मिलेगा, ये उन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी नीति और कार्यप्रणालियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और देखिए, मुझे तो ये लगता है कि वर्तमान में चाहे कोई कुछ बोल दे, लेकिन आपके सामने मोदी के विकल्प के रूप में आप किसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर लोकसभा चुनाव होगा तो मोदी का विकल्प क्या है, ये सोचना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी विकल्प हो सकते हैं या कोई और विपक्षी नेता विकल्प हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा। और जब वो विकल्पहीनता की स्थिति होती है तो जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर हो जाती है। इतने साल हो गए, पिछले अब लगभग 10 साल होने वाले हैं इस एनडीए गवर्नमेंट को। अब हम केवल ये जनता को बेवकूफ बनाएंगे या जनता का विश्वास इनके ऊपर कितना है कितना नहीं है उसको तोला जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक गलत मैसेज है। कायदा ये है कि हम अपने गिरबान में झांके, हम ये देखें कि हम कितने सशक्त हैं और हम किस तरह चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। हम ये नहीं देख रहे, हम केवल की गलतियां गिना रहे हैं। आप कोई एक नया फॉर्मूला तो लाओ, तब तो पता लगेगा जनता को कि कौन विकल्प हो सकता है। अब पिछले 2 चुनाव से उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने डिबेट उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करके शुरू की थी। उत्तराखंड के पिछले 2 चुनाव की बात देख लें, 2 लोकसभा 2 विधानसभा, क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो एक पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान कर रही है, उनको बम्पर मतों से बम्पर बहुमत से जिता रही है? क्या इतनी बेवकूफ है? क्या बात है, नहीं आप बताइए ना, क्या इतनी बेवकूफ है? और आप उनको अपने पक्ष में मोड़ने में असफल रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो आप अपनी हार का ठीकरा दूसरे के माथे पे कैसे फोड़ देंगे? आप बताइए ना, यूकेडी ने इतने सालों में कौन सा नया नेतृत्व पैदा कर दिया? वही आपके चेहरे हैं जो 20 साल 25 साल पहले राजनीति में थे, आज भी वही है। आज आपके साथ कितनी महिलाएं नहीं जुड़ी, कितने युवा नहीं जुड़े, कांग्रेस का भी वही हाल है। आप नए नेतृत्व को जब तक उभरने नहीं दोगे तो कैसे आप अपना आकलन जनता के बीच में, सेकंड लाइन लीडरशिप है नहीं। आप रोना तो होते रहे कि मोदी ने तिरस्म कर दिया, उसने उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है जिसने पूरे देश को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया, तो ये रोना ही तो है। अब आप देखिए, बीजेपी ने एक नई चाल चली, उसने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेज दिया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष था महेंद्र भट्ट, खाली था, किसी सदन का सदस्य नहीं था, तो उन्होंने उसको राज्यसभा भेजा और वही पॉडी से निश्चित तौर पर अनिल बलूनी का रास्ता साफ कर दिया चुनाव लड़ने का, क्योंकि अनिल बलूनी ने अभी पिछले कुछ काम उसके बड़े बेहतर करे और अभी प्लेनेटेरियम के लिए 15 करोड़ भी नहीं बोले गए अभी बिल्कुल। अब अगर आपको ये बातें मिर्ची की तरह तीखी लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूं अरुण जी वापस आते हैं, पक्ष में लाने के लिए कुछ तो करिए। ठीक है अरुण जी, वापस आते हैं आपके पास। मंजू जी, देखिए अरुण जी ने बहुत सारी बातें बताई कि अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना अच्छी बात नहीं है, और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास चेहरा, मजबूत चेहरा उत्तराखंड में, आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा है। उत्तराखंड में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपने मुद्दों पर क्या पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था? उस वक्त भी तो आपके पास मुद्दे थे, लेकिन फिर भी जनता ने एक बड़ा मैंडेट के साथ भाजपा को जिताया। तो मुद्दे आज भी आप भले ही कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आपको पिछली गलतियों से कुछ तो सबक लेना होगा। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं, अरुण जी ने कहा है, ये तो खैर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है इनकी भाजपा के तरफ से इनको प्रवक्ता भी इतना नहीं बोलेंगे जितना ये बोल रहे हैं। ये जो पार्टी है, ये हमारे पास क्यों नहीं है चेहरा? हमारे पास एक से एक नेता, जो कि आज तक हमारे प्रीतम सिंह जैसे नेता हैं, जो कि आज तक कभी भी हारे नहीं है विधायकी। हमारे प्रीतम सिंह जैसा कौन नेता है? करण महाराज जी युवा चेहरा नहीं है?
तो ये जो कह रहे हैं ये लोग तानाशाही जो है, बीजेपी तानाशाही जो है गवर्नमेंट है, ये पैसा तानाशाहों के लिए जरूरी है। विधायक खरीदना, पार्टियों में तोड़फोड़ करने का ये काम करते हैं, और गुंडागर्दी कहा जाए शुद्ध भाषा में तो गुंडागर्दी करते हैं। अगर इनकी वॉशिंग मशीन में बंदा चला गया तो वो साफ सुथरा धुल के निकल जाएगा, लेकिन अगर वही ये परेशान करते हैं विपक्ष के लोगों को, ये विपक्ष में है तो ये क्या ईडी बैठा देना, ये कर देना, उसके घर ये भिजवा देना, गुंडा भिजवा। अभी भाई ने कहा कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री रो रही थी वहां पर पौड़ी में, इनका खाली भीड़ इकट्ठा करना, प्रोपोगंडा फैलाना, ये इनकी फितरत है। ये जो करते बोलते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति किसी की भी बुरी होती है। पौड़ी में के आशा कार्यकर्ती रो रही थी, कोई मुझे रीजन बताएगा कि क्यों रो रही थी? मंजू जी क्यों रो रही थी, क्या मुझे इसका कोई रीजन बताएगा? चुनाव, मैंने बार बार कहूंगी कि चुनाव पैसों से नहीं मैडम, दिल से, दिमाग से और मुद्दों पर लड़ा जाता। अगर नहीं तो मुझे आप ये भी तो बताएंगे ना मैडम, सुनिए, मुझे आप ये बताएंगे ना कि विधानसभा चुनाव आपने कहाँ से लड़ा था? विधानसभा चुनाव आपने कहाँ से लड़ा था? तब आपने दिल दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था क्या विधानसभा चुनाव में? मैं आपके चैनल पर नहीं बैठूंगी अगर भाजपा जीत जाएगी। मंजू त्रिपाठी जी मेरी बात, अगर ईवीएम छोड़ के ये बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं फिर आपके चैनल पर मैं बैठना छोड़ दूंगी। मंजू जी क्रोध नहीं, मेरी बात सुनिए मंजू जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मंजू जी सुन लीजिए जरा। मंजू जी, मोदी जी को अपने उद्योगपति मित्रों को जो है बिल्कुल सक्षम बनाना, उनके लिए वो विदेश भाग जाए, कोई ईडी नहीं जाती है। मंजू जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हो जाए कुछ नहीं है, खाली ये लोग सिर्फ और सिर्फ महंगे चुनाव, महंगी जनता। आज जो बच्चा मैं आपको बता दे रही हूँ पैदा हो रहा है, 1,43,000 उसमें क्या बोलते हैं कर्जे में पैदा हो रहा है। मेरी बात सुनिए मंजू जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या विधानसभा चुनाव आपने दिल दिमाग से नहीं लड़ा था? लेकिन ठीक है, ये लोग जो है तोड़ फोड़ करते हैं, जो कर रहे हैं, जनता के भी समझ में आना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान क्या होती है, नफरत की दुकान क्या होती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये नफरत की दुकान। जिस दिन जनता को समझ आएगी वो इनको पूरा सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। चलिए नवीन प्रचाले जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये आशा कार्यकर्तियां क्यों रो रही थी? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ ये कहाँ की बातें कर रही है, बट मैं अभी जो पैनल पर हो रहा है आपके उसमें उस पर चर्चा ये करना चाहूंगा कि कांग्रेस, अभी अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। रुके नवीन जी, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ, मुझे जानना है कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रोना पड़ रहा है? रैली में जाने के लिए क्यों रोना पड़ रहा है? और मैं थपलिया जी से भी इसका जवाब लूंगी। किसको रोना पड़ रहा है, कहाँ रोना पड़ रहा है, ये तो मेरे कोई उसमें तो सारी जगह दिखाई दिया था। परसाली जी, पौड़ी में क्या हुआ कि इन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं को एक जगह बंद कर दिया क्योंकि जो मुख्यमंत्री के कोई चाल होगी, कोई महिलाएं लेके आए होंगे, आप कहीं से इधर उधर करके बहुत देखो, कांग्रेस है, विपक्ष है, बहुत चालक कर रहे हैं हम कि हमारी सभाएं फेल हो जाए, उसी का एक तरीका होता है। आप तो आप तो खुद बता रहे हैं अभी कितनी चाल चल रही है। आप ये है विपक्ष आज लाचार हो गया है, उसको कहीं से रास्ता नहीं मिला कि वो दिक्कत क्या हो रही है। अभी अरुण जी ने एक बात कही, अरुण जी ने कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। अगर कांग्रेस उसको आत्मसात करे तो शायद मुझे लगता है कि जनता के सामने जाने लायक बनेगी। लेकिन इनको मैं आपके चैनल पे नहीं, सब जगह देख रहा हूं, जो विश्लेषक होते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, वो कांग्रेस को कोई नसीहत देते हैं, कोई सुझाव देते हैं, तो वो सीधे तौर पर उनको भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बना देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना देते हैं। अब मैं अरुण जी से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से निष्पक्ष लोगों को भी, अगर इस तरह से निष्पक्ष लोगों पर भी आप प्रश्न लगाएंगे तो आपकी बुद्धि पर निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। हाँ बिल्कुल थपलिया जी, वही तो बोल रहा हूं, तभी तो हाल ये हो गया आप लोगों का। आज कहाँ है, आज भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या क्यों है? क्यों ईर्ष्या सफलता? अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही तो उससे ईर्ष्या क्यों है? नवीन जी मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, मतलब की बातें नहीं है। मेरी बात सुनिए नवीन जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक सेकेंड। मंजू त्रिपाठी जी, कई बार मुझे लगता है आप सब एंकर है और मैं प्रवक्ता हूँ, आप सब आपस में ही बात कर लीजिए ना प्लीज, मैं चुप हो जाती हूँ। एंकर की कोई वैल्यू ही नहीं है। नवीन प्रचाले जी, मेरा सवाल आपसे ये था,
मुझे ये बताइए जरा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तैयारियां चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, जनता का प्यार मिल रहा है, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, अभी जैसे मंजू जी ने कहा भ्रष्टाचार का पैसा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं आप, जिन लोगों को आप कल तक कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी है, उनके पास दुनिया भर का पैसा है, वो ईडी सीबीआई की जांच बैठी हुई है, वो भी आपकी पार्टी में आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन हो जाती है आपकी पार्टी, सभी फिर उसके बाद साफ सुथरे होकर बाहर निकलते हैं, फिर ऑल ऑफ सडन आप कहते हैं कि आपकी विचारधारा से उनके विचार मिल रहे हैं, तो ये सब कैसे हो पाता है संभव? विपक्ष कह रहा है, आप मुझे ये बताइए। यशी जी, लोकसभा चुनाव सामने है, विपक्ष का ये तर्क बहुत पुराना हो चुका है, इससे ये बच नहीं सकते कि अगर इनको सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी बतानी होगी कि वो वहां धुल गया, यहां धुल गया। आप अगर सबूत है तो जाइए, अदालत खुली पड़ी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट वहां पर है, न्यायालय में जाइए, किसी के खिलाफ सबूत आपके पास है तो आप कहां देख रहे हैं? आप जाइए, करिए कुछ। आप हवा में बातें करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर हमेशा ही कोसेंगे तो जनता आपको जवाब दे देगी। देखिए, जनता आज भारतीय जनता पार्टी के पीछे इस देश की जनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य इस देश को विकसित भारत बनाना है। आप जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलोगे तो जनता उसको देख रही है, जनता उसको समझ रही है और जनता उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के दरबार में है, देवतुल्य जनता से निवेदन करती है भारतीय जनता पार्टी, और इसी के आधार पर हमारा जनाधार बढ़ रहा है। अब विपक्ष को अगर मति नहीं है, विपक्ष कोई भूल कर रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? आप बताइए। जब अजीत पवार नहीं, मंजू जी 10 सेकंड के मैं फिर आपकी बात सुनता हूं। आप ये बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए विपक्ष में एक गठबंधन बना था, वो गठबंधन कहां गया? गठरी बद गई उसकी, पंजाब से लेके बंगाल तक। अगर आप इसी तरह से कर रहे थे तो ये समय था आपकी प्लानिंग का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते, अपने कैंडिडेट उतारने का प्रोग्राम बनाते, कुछ मुद्दे ढूंढते। आपके एक नेता चले गए न्याय यात्रा में, वहां खिला रहे हैं बिस्किट, दूसरे नेता यहां पर बोल रहे हैं कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए। कौन रहेगा आपके दल में? बताइए कौन रहेगा? आपको इंसान चाहिए, जानवर चाहिए? पहले तो ये तय कीजिए आप क्या चाहिए, आप क्या हैं, आपकी विचारधारा क्या है? आप बोल रहे 138 साल पुरानी पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी। रुकिए जरा, रुक जाइए नवीन जी, रुक जाइए, जज्बाती मत होइए, भावनाओं में मत बहिए, रुकिए, ठीक है, रुक जाइए सर। नवीन जी, विपिन खन्ना जी, अभी यहाँ पर अरुण जी ने एक बात कही, मोदी के अलावा अगर जनता विकल्प तलाशने की कोशिश करती है तो दूसरा कोई चेहरा नजर नहीं आता, तो मजबूर होकर जनता क्या करती है? बीजेपी को वोट दे देती है। जो बेस्ट है, ठीक है, मैंने बहुत पहले भी कहा था, मैंने कहा अगर 0-0 इकट्ठे करके करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसके आगे एक लगाना पड़ेगा। तो मोदी जी एक है, आवाज मेरी रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए, आपको पूरा मौका दे रही हूं मैं। विपिन जी जी सवाल आपसे था। यशी जी, बेस्ट क्या है? मुझे समझ में ये बात नहीं है कि बेस्ट क्या है। जिस अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार है, जिनको ये फ्री राशन दे रहे हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ की, तो वो भीड़ कहां से आ रही है? वो धन बल से वो भीड़ आ रही है, क्योंकि उसका बड़ा कारण है, क्योंकि उस भीड़ में जो युवा है वो बेरोजगारी से पीड़ित है। वो क्यों आप भारतीय जनता पार्टी की रैली में आएगा? व्यापारिक वर्ग जो बर्बाद हो चुका है, इनकी योजनाओं से, इनकी नीतियों से जो बर्बाद हो चुका है, वो इनकी भीड़ में शामिल क्यों होगा? किसान जो रोज धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो इनकी भीड़ में शामिल क्यों होगा? महिला जो महंगाई से परेशान है, जिसके घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हुई महंगाई के कारण, वो इनकी भीड़ में क्यों जाएंगे? कर्मचारी पुरानी पेंशन का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन हमारी बहाल करिए, वो इनकी भीड़ में क्यों जाएंगे? विपिन जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज से ऐड ऑन करना चाहती हूँ। विपिन जी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करना चाहती, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जब भी रैलियां आयोजित होती है ना, मुझे लगता है आधे से ज्यादा भीड़ इस तरीके से होती है, आप डिनाई नहीं कर सकते। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से जाती है, वरना आज के टाइम में इतना किसी के पास वक्त नहीं है कि वो रैलियों में जाके अपना समय खपाए, ठीक है, जो बहुत प्रैक्टिकल बात है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को आप कैसे कह सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी की रैलियों में लोग ऐसे नहीं जाते? क्या कांग्रेस की रैलियों में लोग ऐसे नहीं जाते? ऐसा नहीं है, आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को।
देखिए यशी जी आपकी इस बात का जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो छाती पीट पीट कर इस बात का दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत आगे लेके जा रही है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, रोजगार दे रही है, व्यापार दे रही है, इसलिए मोदी जी या धामी जी के प्यार में पागल होकर भीड़ जमा हो रही है इनकी सभाओं में। मैंने तो इसलिए एग्जांपल दिए क्योंकि कोई दल ये नहीं कहता कि जी हमारे प्यार में पागल होकर जो है लोग बसों में भर भर कर हमारी रैलियों में आ रहे हैं, घर से फूल मालाएं लेके आ रहे हैं, गुलाब का फूल लेके आ रहे हैं कि जी हमारे लिए मोदी जी ने या धामी जी ने ऐसा पता नहीं क्या कर दिया है कि जनता पागल है इनके दर्शनों के लिए। तो ये वादा कोई दूसरा दल नहीं करता है कि जनता जो भीड़ के रूप में आ रही है इनकी रैलियों में, तो वो जनता भीड़ के रूप में क्यों आ रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं ना कि मोदी प्रेम है और धामी प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है जनता के दिलों में। 10 साल में जो सरकार ने काम किया उसका असर है भाई। बताइए काम बताइए, हम तो बोल रहे हैं काम बताइए, काम गिनाइए, काम बताइए किस सेक्टर में गिनवाया बताइए। तो बीजेपी का प्रमोशन हो जाएगा। आप ऐसे काम पूछते हैं उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बताना शुरू करेंगे। सारे ही सेक्टर पर काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 10 साल में सारे ही सेक्टर पर काम किया है। अगर आप तुलना करेंगे तो पिछले 70-60 साल और ये 10 साल बराबर है। आप ही देख लीजिए, ये पूरी की पूरी डिबेट बीजेपी की कार्यशैली पर आकर सिमट गई है। हंसी उड़ाया कुछ करे, अहंकार बोल रहा है नवीन भाई। पीसी थपलियाल जी आप अपनी बात को पूरा करिएगा, ठीक है। विपिन खन्ना जी और मंजू त्रिपाठी जी, नवीन प्रशाले जी प्लीज रुक जाइए जरा। पीसी थपलियाल जी, मातृ वंदन योजना हो चाहे आपकी थपलियाल साहब अपनी बात को पूरा करिए। नवीन जी रुक जाइए। नवीन जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो देश पर कर्ज कितना है ये बताइए, डॉलर का भाव नहीं क्या है ये बताएंगे। बताइए। देखिए विकास के परोक्ष सुनिए जरा, सुनिए नवीन जी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मेरी बात सुनिए। नवीन जी रुक जाइए प्लीज। नवीन जी चुनाव के लिए आपकी पार्टी प्लीज, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी अभी अपना प्रचार प्रसार करना शुरू करेगी, मंजू त्रिपाठी जी और विपिन जी आपको ये रास आएगा क्या? पीसी थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। जी मैं अभी सुन रहा था और अभी देख रहा था, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। हाँ, जिस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहा है कि उत्तराखंड की जनता प्रबुद्ध होकर वोट दे रही है, तो इनकी आंखें उस समय क्यों बंद हो जाती हैं जब उत्तराखंड की जनता ने इसी मुख्यमंत्री को हरा दिया था। तब वो भूल गए, तब दिल्ली वालों ने जिताया दोबारा। इनकी आंख वहां पे कहां चली गई थी, इनका विजन, जब ये वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को उत्तराखंड की जनता ने हरा दिया था। और जो युवा कह रहे हैं भुवन कापड़ी ने इनको हराया था, वो जनमत होता है, बहुमत होता है थपलियाल जी। लोकतंत्र में बहुमत होता है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इसका मतलब पूरे प्रदेश। नवीन जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। नवीन जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। अब सुनो, आप इसी आप ऐसा कहकर सीधे तौर पर उत्तराखंड अरुण जी का रिएक्शन ले लेते हैं, लास्ट रिएक्शन अरुण जी का। अरुण जी, थपलियाल जी जो कह रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं, ठीक है? माफी चाहूंगी थपलियाल जी, वक्त की कमी है थोड़ी सी। अरुण जी, थपलियाल जी ने जो बोला मैं स्वीकार करता हूं कि धामी हरा, जनता ने हरा दिया। उससे पहले हरीश रावत को कितनी बार हराया, दे देते उदाहरण। अरुण जी अभी आपने युवा नेतृत्व की बात की थी, भुवन कापड़ी एक युवा नेता है जिन्होंने हराया। जब कांग्रेस का युवा नेता किसी को हराता तब उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप। अभी आपने कहा था युवा नेतृत्व नहीं है। मंजू जी, मैडम आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये एक गलत मत बोलिए भाई, अगर भाभी की बात कर रहे हैं तो हरीश रावत की भी तो बात करो, उसको तो जनता ने नकार दिया। और इसी वो घर में बैठा हुआ है, आपके चैनल में हरीश रावत घर में बैठा है। अरे सुन लीजिए थपलियाल जी, आपके चैनल में थपलियाल जी की बात का पिछले डिबेट में मैंने ये जवाब दिया था कि अगर पिछले चुनाव में कांग्रेस जीत रही थी, अगर हरीश रावत कलाबाजी ना खाता, उसने लास्ट तक ये डिसाइड नहीं होने दिया कि कौन कहां लड़ेगा कहां नहीं लड़ेगा, हर जगह अपनी टांग अड़ा के बैठा। मैंने ये बात भी बोली थी, तब आपने इसको प्रशंसा क्यों नहीं की? अगर आज बीजेपी की बात कर रहे हैं, देखिए जनता सर्वोपरि है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। आपको हमें सबको खुली आंखों से खुले कानों से ये स्वीकारना पड़ेगा
अरुण जी, जनता किसको अपने सरमात बिठाती है ये तो देखना होगा। माफी चाहूंगी वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के पास फंडिंग की कमी है जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर अभियान भी चला रही है, लेकिन फिर भी ज्यादा कांग्रेस को फंडिंग नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जो जीत का दावा कर रही है वो कैसे शोर अग्रसर होगी और कैसे बीजेपी को हराएगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।